देखिए अपन के चल रहा है कॉसी सीक्वेंस। कल अपन ने एक क्वेश्चन प्रूफ किए थे कुछ जिनका कन्वर्जेंस प्रूफ करना था विद द हेल्प ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉसी सीक्वेंस। ठीक है, तो आज भी हम वही करेंगे कि एक क्वेश्चन दे रखा है और प्रूफ करना है कि ये अभिसारी है। तो अगर उस सीक्वेंस को कॉसी जनरल प्रिंसिपल की सहायता से प्रूफ करें तो कॉसी जनरल प्रिंसिपल की सहायता से सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगा? कन्वर्जेंट कॉसी सीक्वेंस होता है, कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। तो एक सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूफ करना है तो अपन कॉसी जनरल प्रिंसिपल से करेंगे इसको। तो अपन ये दिखा देंगे कि ये सीक्वेंस कॉसी है, देन इट इज़ कन्वर्जेंट ऑल्सो। तो देखो पहले तो दे क्या रखा है, सीक्वेंस क्या दे रखा है। एग्जाम्पल है, सीक्वेंस दे रखा है एक्सएन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट एक्सएन की वैल्यू दे रखी है क्या, एक्सएन इक्वल टू दे रखा है हाफ ऑफ एक्सएन माइनस वन प्लस एक्सएन माइनस टू, एक्सएन माइनस टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स टू, एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड और x1 दे रखा है ग्रेटर देन 0 तथा एंड तथा xn प्लस वन की वैल्यू दे रखी है हाफ ऑफ xn प्लस वन की दे रखी है हाफ ऑफ xn प्लस टू अपॉन xn। ये टुकड़ों में दे रखा है, 3 टुकड़ों में दे रखा है, ऊपर वाला ग्रेटर देन 0 और ये वाला फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n 3 टुकड़ों में दे रखा है। डिस्क्रीट सीक्वेंस है, 3 टुकड़े बना रखे हैं और अपन को दिखाना है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इसकी लिमिट। नाउ वी हैव टू शो दैट अपन को शो कर, हमें सिद्ध करना है, बोल रहा हूँ हमें सिद्ध करना है एक्सएन वी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट एक्स एन इक्वल टू क्या लाना है 1/3 x1 प्लस 1/3 x1 प्लस 2x2, ये लिमिट लाना है अपन को। x1 प्लस क्या लाना है 2x2। हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि एक्सन एक अभिसारी अनुक्रम है तथा उसकी लिमिट ये है। बोल दिया मैंने, इंग्लिश में लिख दिया। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन लेके चलते हैं इसका सॉल्यूशन। यदि x1 इक्वल टू क्या ले x2 ले तब क्या होगा, इफ वी टेक, बोल रहा हूँ इफ वी टेक x1 इक्वल टू क्या है x2, इफ वी टेक x1 इक्वल टू x2 देन क्या होगा x3 की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से देखो x3 की वैल्यू कितनी आ रही है हाफ ऑफ x3 माइनस वन और x3 माइनस टू। x3 की वैल्यू कितनी आ गई हाफ ऑफ x2 प्लस x1, तो x2 प्लस x1 इक्वल है तो हाफ ऑफ x1 प्लस x1 इक्वल टू कितना हो गया x1 ही हो गया ना वापस। यानी कि यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू क्या हो x3 डॉट डॉट डॉट। अगर x4 की वैल्यू निकालें अपन तो x4 की वैल्यू क्या आएगी हाफ ऑफ x2 प्लस कितना आ रहा है x3, ये वापस इसके इक्वल है तो यानी कि हाफ ऑफ क्या हो जाएगा x1 प्लस क्या x1 इक्वल टू x1 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये आ गया कि xn इक्वल टू क्या आएगा xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यदि x1 इक्वल टू हो x2 के, इफ वी टेक x1 इक्वल टू x2 देन बी गेटिंग द रिजल्ट xn इक्वल टू क्या आ जाएगा x1। ठीक है, दूसरा केस जब xn को नॉट इक्वल टू अपन क्या लेके चले x1 लेके चले, इसका मतलब xn एक वन वैल्यू आ रही है, xn की फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए एक फिक्स वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या है xn एक कांस्टेंट अनुक्रम है और कांस्टेंट अनुक्रम हमेशा क्या होता है कन्वर्जेंट होता है। भाई हर वैल्यू के देखो 2 के लिए x1 मान लिया अपन ने तो 3 के लिए भी x1 आ रहा है, 4 के लिए भी x1 आ रहा है और xn के लिए भी x1 आ रहा है। यानी कि अगर अपन x1 इक्वल टू यहाँ पे ले लेते अल्फ़ा
तो x2 इक्वल टू भी क्या आता, अल्फा आता, x3 इक्वल टू भी क्या आता, अल्फा आता, डॉट डॉट डॉट, xn इक्वल टू भी क्या आता, अल्फा। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा 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 अल्फा, ये सीक्वेंस हो गया ना ये वाला। तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं इसका मतलब xn सीक्वेंस बनाए, ये वाला जो केस फर्स्ट था ऐसे टुकड़ों में डाल दो, चलो केस फर्स्ट ये बनाए, तो ये क्या बन गया आपके x1 डॉट 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 x1 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है अर्थात दैट इज xn एक कौन सा अनुक्रम है, अचर अनुक्रम है। इसका मतलब क्या हो गया, xn भी एक कांस्टेंट सीक्वेंस, xn भी एक कांस्टेंट सीक्वेंस, xn भी एक कांस्टेंट सीक्वेंस। आपके हो गया कि xn एक कांस्टेंट अनुक्रम है, कांस्टेंट सीक्वेंस है, यहाँ से ये प्रूफ हो गया। और वी नो दैट एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज क्या होता है, कन्वर्जेंट। वी नो दैट एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि प्रत्येक अचर अनुक्रम क्या होता है, अचर अनुक्रम क्या होता है, अभिसारी होता है। इन इंग्लिश देखें, वी नो दैट एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज क्या है, कन्वर्जेंट। इसका मतलब क्या हो गया, अतः दज xn क्या है, एक अभिसारी अनुक्रम है, एक अभिसारी अनुक्रम है। xn एक कौन सा सीक्वेंस हो गया, दस xn भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो उस केस में तो कन्वर्जेंट हो गया जिस केस में x1 की लिमिट कितनी आ रही है, लिमिट कितनी आ रही है, सॉरी x1 इक्वल टू x2, उस केस में तो ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। और दूसरा इसका लिमिट भी प्रूफ करेंगे अपन, वो आगे प्रूफ करेंगे, 1/3 x1 प्लस कितना आ जाएगा 2x2। तो xn इक्वल टू xn आ रहा है ना, यहाँ पे आप रख के देख लो, एंड लिमिट कितना आएगा, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट xn कितना आएगा, xn इक्वल टू हाफ ऑफ ये दे रखा है ना, तो ये उतना ही आ जाएगा, xn माइनस 2 यही आएगा 1/3, क्योंकि यहाँ पे x1 x2 बराबर करें तो ये x1 ही तो आएगा। लिमिट ऑफ xn इक्वल टू कितना आएगा, xn। कैसे, यहाँ पे आप लोग देखो, आप लोग ये प्रूफ करना था ना, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट xn इक्वल टू 1/3, आप लोगों को प्रूफ करना था x1 प्लस 2x2। अपन के क्या है, x1 इक्वल टू x2 है, तो इसके स्थान पर भी क्या रख देंगे, x1, 3 से 3 कट गया तो x1 ही रह गया ना वापस, तो लिमिट भी क्या आएगी x1, जब x1 x2 के क्या हो, इक्वल। अब अपन केस सेकंड लेके चलेंगे। केस सेकंड, यदि इफ x2 नॉट इक्वल टू क्या हो, x1, यदि x2 किसके इक्वल नहीं हो, x1 के इक्वल नहीं हो, तो क्या होगा, यदि x1 x2 के इक्वल नहीं है तो अब हम इसका डिफरेंस निकालें, किसका, अब हम ये डिफरेंस निकालें xn माइनस 1, क्योंकि कॉसी सीक्वेंस प्रूफ करना है, कन्वर्जेंट प्रूफ करना है, इसका मतलब कॉसी दिखा दो। कन्वर्जेंट प्रूफ करना है इसका मतलब क्या दिखा दो, कॉसी दिखा दो। और कॉसी दिखाने के लिए पहले दो टर्म्स का डिफरेंस चाहिए, कौन सा, एक्स एन पी प्लस एन का, ये वाली टर्म का डिफरेंस चाहिए आपको, एक्स एन प्लस पी माइनस किसका चाहिए, एक्स एन का चाहिए। तो एन प्लस पी और ये निकालने के लिए ये वाली टर्म वहाँ पे बनेगी पी निकालते समय, तो पहले इसका निकाल लेते हैं। तो एक्स एन की वैल्यू कितनी है, देखो एक्स एन की वैल्यू कितनी थी अपन के पास, हाफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 प्लस एक्स एन माइनस 2 माइनस ऑफ एक्स एन माइनस 1। तो ये कितना बन रहा है आपके, देखो यहाँ पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ, तो हाफ तो आ गया बाहर, ये कितना बन गया, एक्स एन माइनस 1 एक्स एन माइनस 2,
हाफ ऑफ कितना बन गया, एक्स एन माइनस वन, और एक्स एन क्या बन गया, माइनस टू, एक्स एन माइनस वन। अच्छा ये प्लस का था, लेकिन अपन मोड में लिख सकते हैं उसको, बड़ी टर्म को आगे लिख सकते हैं एक्स एन माइनस वन, और उस टर्म को क्या लिख सकते हैं, पीछे लिख सकते हैं। अब सिमिलरली इसका देखें तो ये हाफ, ये किसका डिफरेंस बनेगा, क्योंकि यहाँ से एक्स एन की वैल्यू देखें अपन, तो एक्स एन माइनस वन की वैल्यू देखें तो एक्स एन माइनस टू और एक्स एन माइनस थ्री हो जाएगा। तो ये इसी प्रकार जैसे एन बार एन माइनस वन के डिफरेंस में हाफ बाहर आ गया, एन की जगह एन माइनस वन हो गया, एन माइनस वन की जगह एक कम हो गया, तो इसी प्रकार हाफ, और ये कितना हो जाएगा, एन माइनस टू, और ये कितना हो जाएगा, एन माइनस कितना हो जाएगा, थ्री। तो ये कितना हो गया, 1/2 की पावर 2 एक्स एन माइनस टू माइनस कितना हो गया, एन माइनस कितना हो गया, 3 हो गया। कॉसी सीक्वेंस प्रूफ करना है अपन। अब डॉट 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 कर दें अपन, तो nth निकाल लें, तो ये लास्ट में x2 माइनस कितना बच जाएगा, x1, वो कि इधर देख रहे हैं अपन, देखें दिस इम्प्लाइज दैट, अब n1 निकालें, जब देखो पहला निकाला था तो 1 पावर आई थी, दूसरा निकाला तो 2 पावर आई, जब n1 निकालेंगे तो एक कम पावर आएगी, n माइनस टू आएगी, n ग्रेटर देन इक्वल टू ये बन जाएगा 2 की पावर n माइनस टू x2 माइनस x1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट n माइनस टू आएगी, क्या आएगी, n माइनस क्या आएगी, 2, कि इसमें फिर इसमें 3 तक चल रहा है ना, n माइनस टू पावर थी, तो यहाँ पे आ जाएगी आपके कितना, n माइनस कितना आ जाएगी, 2 पावर आ गई। ये वाला इक्वेशन आ गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन। अब यदि n ग्रेटर देन इक्वल टू n0 हो, अब अपन को क्या निकालना है, हमें सिद्ध करना है, दिखा देता हूँ मैं। अब हमें सिद्ध करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट, हमें सिद्ध करना है कि xn एक अभिसारी अनुक्रम है, नाउ वी हैव टू शो दैट xn भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस। वी नो दैट कॉसी जनरल प्रिंसिपल से कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगा, यदि वो क्या हो, कॉसी सीक्वेंस हो, ठीक है। प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, कॉसी सीक्वेंस। वी नो दैट, हम जानते हैं कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम या प्रत्येक कॉसी अनुक्रम क्या होता है, कॉसी अनुक्रम क्या होता है, अभिसारी। अभिसारी, वी नो दैट एवरी कॉसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, वी नो दैट एवरी कॉसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट होता है। तो अब हमें क्या सिद्ध करना है, अतः अब हम सिद्ध करेंगे, ये सेकंड केस चल रहा है, फर्स्ट केस में तो अपन पहले कर चुके हैं, ये जो मैं लिख रहा हूँ वो सेकंड केस के लिए, फर्स्ट के लिए नहीं, फर्स्ट वाला पहले खत्म हो चुका है। अतः अब हम सिद्ध करेंगे कि xn एक कौन सा सीक्वेंस है, कॉसी सीक्वेंस है, कॉसी अनुक्रम है। सो नाउ वी हैव टू शो दैट, इसका मैंने बोल दिया, नाउ वी हैव टू शो दैट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, वी नो दैट एवरी कॉसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो दस नाउ वी हैव टू शो दैट, दस हम सिद्ध करेंगे, मैं लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, दस वी हैव टू शो दैट, या वी शैल शो दैट, thus we shall show that xn be a Cauchy sequence,
एक्शन एक कौन सा अनुक्रम है? कॉची अनुक्रम है। ये हम क्या करेंगे? सिद्ध करें। तो हमको पता है एन लेना पड़ता है कॉची सीक्वेंस के लिए, क्योंकि आपको ये डिफरेंस निकालना पड़ता है ना, या तो एक्स एम माइनस एक्स एन निकालिए या फिर क्या निकालिए एक्स एन प्लस पी माइनस क्या निकालिए एक्स एन। तो उसके लिए एन लेना पड़ेगा, तो एन ग्रेटर देन एन नॉट लेना पड़ेगा और पी बिलोंग्स टू क्या लेना पड़ेगा? एन। फिर एप्सिलॉन में और किस में रिलेशन बनाते हैं? हम इन दोनों में रिलेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले एन ले लेते हैं फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, और एक पी बिलोंग्स टू एन लेते हैं। तो अब हम बी टेक कोई एन ग्रेटर देन एन नॉट तथा पी बिलोंग्स टू एन लें। नाउ वी टेक एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट एंड पी बिलोंग्स टू एन। तब ये डिफरेंस निकालिए, क्या एक्स एन प्लस पी माइनस कौन सा निकालिए? एक्स एन। आपको कौन सा डिफरेंस निकालना है? एक्स एन प्लस पी माइनस कौन सा डिफरेंस निकालना है? एक्स एन। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं एन प्लस पी, एक एक्स एन प्लस पी माइनस वन घटा दो और एक्स एन प्लस पी माइनस वन जोड़ दो, प्लस फिर एक्स एन प्लस पी माइनस टू घटा दो और एक एक्स एन प्लस पी माइनस टू ऐड कर दो, प्लस डॉट 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 माइनस एक एक्स टू माइनस कर दो और एक एक्स टू एक एक्स एन प्लस वन माइनस कर दो, माइनस प्लस एक एक्स एन प्लस वन जोड़ दो माइनस एक्स एन। ये क्या कर दिया? घटा दिया। ये घटाया है भाई, ठीक है। यानी टुकड़ों में लिखें इसको तो अपन ने क्या कर दिया? एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन प्लस पी माइनस वन प्लस ऑफ एक्स एन प्लस पी माइनस वन माइनस एक्स एन प्लस पी माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस इससे आगे वाला कौन सा आएगा? एक्स एन प्लस टू माइनस एक्स एन प्लस वन और लास्ट वाला एक्स एन प्लस वन माइनस क्या कर दिया? एक्स एन। ये इसके अलग अलग टुकड़े कर दिए, इसके क्या कर दिए? अलग अलग अपन ने क्या कर दिए? टुकड़े। तो ऊपर से जो इनकी वैल्यू आ रही है, इनकी वैल्यू है ना अपन के पास दो की, तो पहले तो इन दो को ब्रेक करो। तो दो को ब्रेक करेंगे तो बड़ा बराबर आता है, या ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख लो। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? देखो, एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन की वैल्यू कितनी आ रही है? एन माइनस टू, यानी आगे वाला जो होता है उसमें से दो कम हो जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? दिस इंप्लाइज दैट इसकी वैल्यू होगी 1/2। इस वाले की वैल्यू एन प्लस पी माइनस टू एक्स टू माइनस एक्स वन, इसकी वैल्यू होगी 1/2 एन प्लस पी माइनस वन में से माइनस टू करो तो माइनस का 3 हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन मॉड में प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट वाले की वैल्यू हो जाएगी 1/2। 1/2 की पावर क्या था? n माइनस वन, ये ना यहाँ पे n प्लस वन है, n प्लस वन में से 2 घटाओ तो n प्लस वन में से 2 घटाओगे तो n माइनस वन एक्स टू माइनस कितना आ जाएगा? एक्स वन आ जाएगा, क्योंकि अगर n होता तो n माइनस टू आ रहा है ना, तो n प्लस वन में से n घटाओ, ये ठीक है। सबसे कॉमन क्या आ गया? अंदर तो बच रहा है 1/2 n प्लस पी माइनस टू 1/2 n प्लस पी माइनस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 n माइनस वन, और भार क्या आ गया? मॉड ऑफ x2 माइनस क्या आ गया? x1। भार अपन ने क्या निकाल दिया? मॉड ऑफ x2 माइनस क्या आ गया? x1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 से ये वाली वैल्यू, ये वाली आ गई, उससे क्या आ गई? छोटी या क्या आ गई? बराबर आ गई। कहाँ से? इक्वेशन नंबर किससे? 1 से। कैसे कि मैं बता देता हूँ। अगर अलग अलग करेंगे इन दो को तो कौन सा चिन्ह आएगा? लेस देन इक्वल टू। तो ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, ठीक है। तो आपके ये अलग हो गया, मोड़ हटा दो, ये अलग हो गया, ये मोड़ हटा दो। अगर आप ऊपर अलग अलग कर देते हो तो नीचे ये वाला मोड़ हटा दो,
अलग अलग कर दिए बड़ा बराबर, तो ये आ गया, तो यहाँ पे भी मॉड हट जाएगा और यहाँ पे भी मॉड हट जाएगा, ब्रैकेट लगा दो और मॉड रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अपन को हमेशा अलग अलग दिखाना होता है। तो ये लेस देन इक्वल टू, अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से कॉमन आ रहा है n-1, ये वाला। चलो एक बार ऐसे कर देते हैं, उसको उल्टा लिख देते हैं, 1/2 n-1 को आगे लिख देते हैं, 1/2 n- इससे आगे वाली टर्म 1/n रह जाएगा, प्लस डॉट 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 1/ कितना 2n + p-3 प्लस डॉट 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 1/2n + p-2, ये वाला, और मॉड ऑफ कितना चल रहा है x2 - x1। अब इनसे कॉमन कितना आ रहा है, 1/2 n-1 कॉमन आ रहा है, देखो सबसे कॉमन क्या आ रहा है, 1/2 n-1 कॉमन आ रहा है, तो कितना रह जाएगा, वो 1 बच जाएगा, यहाँ पे 1/2 बच जाएगा, डॉट 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 n-1 कॉमन ले लिया तो ये कितना रह जाएगा, p-1, n-1 कॉमन ले लिया तो कितना रह जाएगा आपके p-1 1/2, और ये बन जाएगा p-1, और ये ब्रैकेट में है, और मल्टीप्लाई में कितना है आपके मॉड ऑफ x2 - x1। अब ये कितनी टर्म होगी, p-1 है ना, कितनी होगी, p टर्म्स, p पद हो गए ये, तो ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। गुणोत्तर श्रेणी का हम सम निकाल सकते हैं, तो गुणोत्तर श्रेणी का सम क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम क्या होता है, 1 × 1 - 2 की पावर p-1 जितना पद होता है, डिवाइडेड बाई 1/1 - 2, और मॉड में कितना चल रहा है, x2 माइनस क्या चल रहा है, x1 चल रहा है, तो ये 1/2 बचेगा, तो ये n-2 हो जाएगा, और ये 1 - 1/2 की पावर कितना p-1 मॉड ऑफ x2 - x1। ये n-2 किस प्रकार हुआ, क्योंकि एक पावर है ना ऊपर जाएगी, तो कितना हो जाएगा, n-2 हो जाएगा, सॉरी p-1 नहीं आएगा, p पद थे, एक p-1 ये p पद थे, तो ये p पावर रह जाएगी, तो ये हो गया आपके फाइनली 1/2 की पावर n-2, और ये बन जाएगा 1 - 1/2 की पावर p मॉड ऑफ x2 - x1। इक्वेशन नंबर कितना आ गया, 2। ये पूरी टर्म का वैल्यू आ गया। अगर इसको यहाँ लिखना नहीं चाहो तो आप लोगों को बता दूं मैंने क्या निकाला है, मॉड ऑफ xn + p - 2, xn + p - xn का वैल्यू आ रहा है लेस देन इक्वल टू 1/2 की पावर n-2 मॉड 1 - 2 की पावर p मॉड ऑफ x2 - x1। इक्वेशन नंबर 2, लेस देन इक्वल टू चिन्ह यहाँ से आएगा, मॉड का अलग अलग लगाएंगे, तो ये वाला आ गया। अब ये वाला आ गया, तो आगे देखो x2 - x1 की वैल्यू जो है, आपको पता था हम लोगों ने क्या लिया है, x2 और जो x-1 है उन दोनों को क्या लिया, अलग अलग लिया है कि नहीं, तो अलग अलग लिया है, तो इनकी वैल्यू किससे छोटी होगी, किसी ना किसी किससे छोटी होगी, एप्सिलॉन से छोटी होगी कि नहीं। सिंस, ध्यान से, सिंस x2 नॉट इक्वल टू कितना है, x2 नॉट इक्वल टू x1 है, सो देयर एग्जिस्ट ए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट x2 - x1 की वैल्यू किससे छोटी होगी, किसी ना किसी एप्सिलॉन से क्या होगी, छोटी होगी। अरे भाई डिफरेंस तो होगा कुछ, क्योंकि दोनों नॉट इक्वल है, तो कुछ डिफरेंस होगा, तो वो पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन मान लिया है, तो यहाँ से आ गया मॉड ऑफ x2 - x1 की वैल्यू किससे छोटी आ गई, एप्सिलॉन से छोटी आ गई, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू है अपन ऊपर वाली 2n - 1 1/2n - p, इसको पूरी को किससे छोटी ले सकते हैं, एप्सिलॉन से छोटी ले सकते हैं। एक मिनट,
एक मिनट, इसको लिखने से पहले ये निकल के आ रहा है कि मॉड ऑफ एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन छोटा आएगा 1 किससे 2n माइनस 2 मॉड ऑफ x2 माइनस एक्स एन फॉर ऑल p बिलोंग्स टू n। p की कुछ भी वैल्यू रख लो, ये 1 में से कुछ घटेगा, ये हमेशा इससे क्या आएगा, छोटा या क्या आएगा, नहीं इक्वल साइन हट जाएगा, अब छोटा आएगा। पहले इक्वल था, छोटा या बराबर था, अब केवल छोटा आएगा। ये साइन हट जाएगा क्योंकि p की वैल्यू जैसे 1 रखा तो 1/2 तो छोटा हो गया, बटा छोटा हो गया, ज़्यादा रखा तो और छोटा हो गया। अब हम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अब हम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इस प्रकार लें कि नाउ वी टेक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट कि एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन लेस देन 1/2 एन माइनस 2 x2 माइनस एक्स एन लेस देन क्या है एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या एन नॉट, और p बिलोंग्स टू क्या है n। अब हम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई इस प्रकार नंबर ले रहे हैं कि ये वाला जो डिफरेंस है वो किससे छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा है। इसका मतलब क्या आ गया, इन दोनों में रिलेशन आ गया, ये एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन हो गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट एंड p बिलोंग्स टू n, जहाँ वेयर 1/2 की पावर n माइनस 2 मॉड ऑफ x2 माइनस x1 लेस देन क्या है एप्सिलॉन। तो यहाँ से आप लोग n निकाल लीजिए। तो n किस प्रकार निकालेंगे, देखो इसको तो ले जाओ उधर और x2 माइनस x1 के अपॉन में ले आओ एप्सिलॉन को, 2 की पावर n माइनस 2, दोनों तरफ ले दो लॉग, तो लॉग लेंगे तो क्या बनेगा, देखो दोनों तरफ ले दो लॉग, तो लॉग ऑफ क्या बनेगा, मॉड ऑफ x2 माइनस x1 अपॉन एप्सिलॉन लेस देन लॉग ऑफ n की पावर लॉग ऑफ 2 की पावर n माइनस 2। तो ये तो एज इट इज चल रहा है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x2 माइनस x1 अपॉन एप्सिलॉन लेस देन 2n माइनस 2 पावर आ जाएगी आपके आगे और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा log 2। तो इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो n माइनस 2 ग्रेटर देन आ गया किससे, log x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई कौन आ गया log 2, 2 को उधर भेज दो यानी n/2 से log ऑफ मॉड ऑफ x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई क्या आ गया log 2। इसको क्या ले लेते हैं n नॉट, ये रिलेशन बन गया, और इसको हम लोग क्या ले लेते हैं अभी n नॉट। तो अतः यदि n नॉट बिलोंग्स टू n का चेन इस प्रकार करें कि नाउ इफ वी चूज n not belongs to n such that, now if we choose n not belongs to n such that, बोल रहा हूं मैं, लिख लेना। तो ये n not greater than 2 plus log of divided by epsilon log of x2 minus x1 divided by epsilon और whole divided by log 2। चाहो तो आप log m minus log n भी कर सकते हो, इसको सॉरी नहीं कर सकते, यही रहेगा ये वाला n नॉट। दिस इम्प्लाइज दैट क्या आ गया आपके एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन आ गया, जबकि फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट और p बिलोंग्स टू क्या है n, और n नॉट यहाँ पे ये रहा ऊपर, ठीक है। इसका मतलब क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स एन एक कौन सा सीक्वेंस है, कॉसी सीक्वेंस है, कॉसी अनुक्रम है। कौन सा अनुक्रम है, कॉसी अनुक्रम है। एक्स एन बी ए कॉसी सीक्वेंस, कॉसी सीक्वेंस
दिस इम्प्लाइज दैट, और कॉसी सीक्वेंस क्या होता है, एक्सन एक कौन सा अनुक्रम है, फिर एक अभिसारी अनुक्रम है, क्योंकि कॉसी सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट अभिसारी अनुक्रम है, एक्सन भी एक कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो यहाँ से प्रूफ हो गया एक्सन एक कौन सा सीक्वेंस हो गया अभिसारी। पहले अपन ने क्या किया था कि सीक्वेंस को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दिखा दो और बाउंडेड दिखा दो तो कन्वर्जेंट होता है, पहले अपन के पास ये रिजल्ट था। अभी ये है कि सीक्वेंस को कॉसी दिखा दो तो अभी वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब हमको क्या भी फाइंड आउट करनी है, इसका लिमिट भी फाइंड आउट करना है। तो लिमिट फाइंड आउट करने के लिए अपन मान लेते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग केसेस बने हुए कि लिमिट उसकी क्या है, जाए। अपन ये अजम कर लेते हैं कि लिमिट उसकी क्या है, जाए। पुनः माना again suppose that limit n tending to infinite x n equal to क्या ले लिया जाए, क्योंकि लिमिट जाए का वैल्यू निकालना है हमको, तो इस लिमिट को हम लोग क्या मान के चलते हैं, जाए। अब देखो एक्स एन की वैल्यू क्या थी आप लोगों के पास, एक्स एन की वैल्यू क्या थी, हाफ ऑफ एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स एन माइनस टू एन इक्वल टू 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से x2 की वैल्यू क्या आएगी, x1 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था ही, x2 की वैल्यू क्या आएगी, हाफ ऑफ x2 की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी n इक्वल टू 3 के लिए था, फिर 3, तो x3 की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ ऑफ x2 प्लस x1, x4 की वैल्यू आएगी हाफ ऑफ x3 प्लस x2 डॉट डॉट डॉट, ये वैल्यू आ जाएगी। x1 ग्रेटर देन 0 है ही, x2 नॉट इक्वल टू क्या चल रहा है अपन के, x1 पहले से चल रहा है, तो x3 की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ, ये वाली आ जाएगी, xn की वैल्यू ये वाली। अब इनको जोड़ दें यदि, x3 प्लस x4 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे अगर xn की वैल्यू लिखें तो वापस वही बन जाएगी, xn माइनस वन प्लस कितना, xn माइनस टू। अब इनको अगर जोड़ दें अपन x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 प्लस किसको जोड़ दें, xn तक को अगर अपन ऐड कर दें तो ये कितना बनेगा, ये बन रहा है देखो, हाफ ऑफ x2 प्लस x1 प्लस x3 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn माइनस वन प्लस xn माइनस टू, यही बन रहा है ना। हाफ तो सबसे कॉमन आ गया, तो एक टर्म तो एक बार आ रही है, एक टर्म कितनी बार आ रही है, 2 बार आ रही है, क्योंकि x2 तो 2 बार आ रहा है, देखो x2, तो यहां से क्या बनेगा, हाफ x1 प्लस x2, हाफ x3 यहाँ पे आएगा, अगले वाले में आएगा x3 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो हाफ xn माइनस वन प्लस कितना बच जाएगा आपके, xn माइनस टू बच जाएगा, xn माइनस टू फुल आएगा, ये हाफ आएगा। तो इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, देखो इसमें अगर हाफ ऑफ xn माइनस वन, ये जो था x3, इसलिए x3 xn प्लस हाफ ऑफ xn माइनस वन की वैल्यू कितनी आएगी, अगर ये वाली जोड़ें अपन xn प्लस हाफ ऑफ xn माइनस वन की वैल्यू जोड़े तो ये कितनी आएगी, हाफ ऑफ x1 प्लस 2x2, हाफ ऑफ x1 प्लस 2x2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। xn की वैल्यू क्या थी, हाफ ऑफ xn माइनस वन, हाफ ऑफ xn माइनस टू, तो xn माइनस वन और xn माइनस टू हाफ में थे, तो हाफ और जोड़ दे तो ये वाली वैल्यू xn प्लस हाफ ऑफ xn माइनस वन की वैल्यू जो है आपके कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ x1 प्लस कितना आएगा 2x2, x1 प्लस 2x2 कैसे,
भाई x3 है ना, x3 तो इधर कट जाएगा, जा जाके कट जाएगा। तो ये कैसे आया मैं ये वाला बता देता हूँ आपको कि x3 यहाँ पे था ना, x3 हाफ ऑफ x3 था, ये x2 दो बार आ रहा है, ये कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। यहाँ से तो क्या क्या बचेगा, एक तो xn बचेगा ये वाला, एक तो ये xn बचेगा क्योंकि xn है, xn माइनस 2 भी कट जाएगा, और LHS में बचेगा हाफ ऑफ xn माइनस 1, और इधर बचेगा हाफ ऑफ x1 प्लस कितना बचेगा x2। ये उधर जाके कट जाएंगे, x3 वाले हैं ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि x3 भी दो बार आ रहा है, तो ये हाफ नहीं आएगा, x3 यहाँ पे आ रहा है, अगले वाले में आ रहा है डॉट 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 हाफ xn माइनस 1 और xn माइनस, ऐसा कर दो, इसको उल्टा लिख दो, आप लोगों के समझ नहीं आएगा। तो हाफ ऑफ xn माइनस 1, ये ऐसे ही था ना x3 प्लस, तो n माइनस 2 को आगे लिख दो और n माइनस 1 को लिख दो यहाँ पे, आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी, फिर ऐसे कर दिया अपन ने। तो एक तो क्या बचेगा, देखो ये दो बार नहीं आ रहा क्योंकि x2 दो बार आ रहा है, दो का भाग देंगे तो x1 बच जाएगा। इस प्रकार x3 यहाँ पे भी आएगा और इससे अगली टर्म आएगा, इसमें x3 का भाग देंगे, x3 बच जाएगा, xn माइनस 2। तो ये जो टर्म है x3, ये x3 कट जाएगा, x4 कट जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक कट जाएगा, xn माइनस 2 तक कट जाएगा। तो यहाँ पे एक क्या बचेगा, अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है तो मैं इसको एक बार दोबारा लिख देता हूँ, देखो x3 xn माइनस 2, एक बार इसको दोबारा लिख देता हूँ कि ऊपर वाली टर्म अपन के क्या चल रही है, x3 प्लस x4, ऊपर वाली टर्म तो चल रही है x3 प्लस x4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी दिखा देता हूँ मैं आपके, xn माइनस 2 प्लस xn माइनस 1 प्लस xn, तीनों दिखा दीजिए जो काम में आ रही है। इधर क्या चल रहा है, हाफ ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn माइनस 2 प्लस हाफ ऑफ xn माइनस 1। इन ये सारी टर्म लिखी, इनको जोड़ा तो ये LHS हो गया, ये RHS हो गया यहाँ तक, फिर LHS RHS दोबारा इक्वल किया, कौन कौन सी टर्म कट रही है, कौन कौन सी बच रही है, x3 से x3 कट गया, x4 आगे होगा, x4 कट जाएगा, xn माइनस 2, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो बीच की सारी टर्म है वो हो जाएगी कैंसिल आउट। अब हाफ xn माइनस 1 बचा, उसको ले आओ इधर, तो देखो पॉजिटिव बने, हाफ लाओगे तो हाफ कितना बचेगा, xn माइनस 1, और xn इक्वल टू कितना बचेगा, हाफ ऑफ x1, हाफ ऑफ x1 प्लस क्या बचेगा, x2 बच जाएगा आपके, ठीक है, हाफ ऑफ x1 प्लस क्या बच गया, x2। दिस इम्प्लाइज दैट xn प्लस हाफ ऑफ xn माइनस 1 इक्वल टू आ रहा है हाफ ऑफ x1 प्लस x2। कहने का मतलब x1 प्लस 2x2 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है, 2, x1 प्लस 2x2 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है, 2, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये वाला है, इस पे लिमिट लगाओ, इस पे हम क्या लगा दें, लिमिट लगा दें, इस पे लिमिट लगाओ, तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ओवर xn प्लस हाफ ऑफ xn माइनस 1, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट xn प्लस 2x2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये है, ये में तो nth आएगा, तो इस पे तो अलग अलग लिमिट हो जाएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट xn बन जाएगा, ये हाफ लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट xn माइनस 1, ये एज इट इज ही रहेगा, x1 प्लस 2x2 डिवाइडेड बाई कितना रहेगा, ये 2 रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, विदाउट ऑफ n है। अब मैं आप लोगों को पहले काफ़ी बार बता चुका हूँ, चाहे आप लिमिट nth टर्म पे लगाओ, चाहे आप लिमिट n माइनस 1 टर्म पे लगाओ, हमेशा लिमिट क्या आती है, इक्वल, चाहे n प्लस 1 किसी पे लगाओ लिमिट इक्वल आती है। तो इसकी वैल्यू भी जाई होगी आपके, इसकी वैल्यू हाफ इंटू जाई हो गया आपके, और ये xn प्लस 2x2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2, ये ऐड होके कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू जाई, तो ये x1 प्लस 2x2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो जाई इक्वल टू कितना आ गया, 1/3 x1 प्लस कितना आ गया, 2x2, 1/3 x1 प्लस कितना आ गया, 2x2। जाई क्या माना था हमने,
लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिट एक्स एन को लेके चले थे। दिस इम्प्लाइज दैट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें कि ये आपके कौन सा होगा, कॉची सीक्वेंस की सहायता से कन्वर्जेंट हो गया, और कन्वर्जेंट होने के बाद इसकी लिमिट अपन ने जाई मान ली, जो दूसरा हम दे रखी थी उसकी हेल्प से अपन ने उसका क्या निकाल दिया, लिमिट निकाल दी। बस ये जो मैं कैलकुलेशन किया ये थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि इसी में ज़्यादातर लोगों से अपन पे क्या होती है, गलती होती है। अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं कि ये आपके ये आपके जांच कीजिए कॉची सीक्वेंस है या नहीं। तो एक्सरसाइज का जैसे ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके, एक्सरसाइज कौन सी है, 3rd बी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्स एन इक्वल टू क्या दे रखा है, n अपॉन कितना दे रखा है, n+1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n+1 माइनस 1 अपॉन कितना, n+1 लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस 1 अपॉन कितना लिख सकते हैं, n+1 लिख सकते हैं। तो अब इस पर लिमिट लगा के देख लो आप लोगों को प्रूफ करना है कि ये कॉसी है या नहीं, ये चेक करना है। तो आप लोग पहले देख चुके हो, कन्वर्जेंट है तो कॉसी है, कॉसी है तो कन्वर्जेंट है, तो चेक करना है कि कॉसी है कि नहीं। तो ये अपन ने 1 जोड़ दिया, ये वाला सीक्वेंस बन गया। n टेंडिंग टू इन्फिनिट लिमिट लगा दो, ये 0 हो जाएगा 1, यानी कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट एक्स एन इक्वल टू कितना आ रहा है, 1, जो कि फाइनाइट है, कन्वर्जेंट है, तो क्या होगा, कॉसी होगा। तो यहाँ से देख सकते हो कि सिंस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट एक्स एन इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट 1 ऑफ n+1 इक्वल टू 1 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, और फाइनाइट नंबर आ रहा है। सो एक्स एन क्या है, कन्वर्जेंट, और एक्स एन कन्वर्जेंट है तो एक्स एन क्या होता है, कॉसी सीक्वेंस बाय जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस। उससे एक तो ये तरीका है कि लिमिट दिखा दो और पता लग जाएगा कि सीक्वेंस आपका क्या है, कन्वर्जेंट। अब बाई चांस आप लिमिट नहीं दिखा पाओ, तो जैसे लिमिट नहीं दिखा पा रहे हो तो कैसे करोगे, तो देखो, तो एक्स एन इक्वल टू क्या दे रखा है आप लोगों के, एक्स एन इक्वल टू कितना दे रखा है, n+1, ये दूसरा मेथड है। तो यहाँ से एक्स एन प्लस पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, n+p अपॉन कितना, n+p+1। दोनों का डिफरेंस निकाल दो मॉड में, कॉसी सीक्वेंस के लिए अपन यही करते आए ना। तो मॉड ऑफ कितना हो गया, n+p अपॉन में कितना हो गया, n+p-1, माइनस में n अपॉन कितना, n+1। तो आपके एलसीएम कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो, n² प्लस np प्लस n+p माइनस n² माइनस np प्लस में n² np से कट गया, प्लस में n डिवाइडेड बाई n+p-1 और n+1। तो कितना आ रहा है आपके मोड में आ रहा है n2n प्लस p अपॉन मोड में n+p-1 n+1, यही आ रहा है ना। टू n प्लस पी n, ये वाला n, एक ये वाला n और एक ये p वाला, 2n प्लस पी अपॉन n+p-1। अब यदि p इक्वल टू, अब हम लोग क्या लें, n लें, तब क्या बनेगा, ये बन जाएगा x2n माइनस xn, और ये बन जाएगा मॉड ऑफ 2n 3n डिवाइडेड बाई 2n-1 और n+1। तो ये हमेशा एज इट इज यही आएगा, 3n अपॉन 2n-1 और n+1, यही आएगा ना ये वाला।
तो इसको हम लोग अगर ब्रेक करें तो इसको किस प्रकार ब्रेक कर सकते हैं, रहने दो, इसको छोटा मान लो एप्सिलॉन से, कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इस प्रकार है कि ये छोटा है किससे, एप्सिलॉन से। इनको सॉल्व करके फिर आप लोग एप्सिलॉन और n की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा x2n माइनस xn एप्सिलॉन से आ जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन क्या n0, जहाँ पे एप्सिलॉन किससे बड़ा है, एप्सिलॉन बड़ा है 3n अपॉन 2n माइनस 1 और किससे बड़ा है n+1 से बड़ा है इस प्रकार। तो यहाँ से n0 की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, जो कि अपन पहले उस तरीके से दिखा चुके, सिर्फ जांच करना है आपको। तो ये मेथड छोटा वाला सही रहेगा, ये वाला मेथड थोड़ा बड़ा बन जाएगा आपके, तो ये वाला मेथड ही आपके ठीक रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है इसी में -1 की पावर n, तो ये तो आपके इन्फाइनाइटली ऑसिलेट कर रहा है। इन्फाइनाइटली ऑसिलेट मतलब -1 2 -3 4 डॉट डॉट, ये तो ऑसिलेट कर रहा है ना, सीक्वेंस कन्वर्जेंट ही नहीं है, क्योंकि कन्वर्जेंट देन कॉसी, कॉसी देन कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट देन नॉट कॉसी, तो ये तो कन्वर्जेंट ही नहीं है, ऑसिलेट है, तो ये क्या नहीं होगा, कॉसी नहीं होगा। अगला वाला है xn, xn इक्वल टू 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/n फैक्टोरियल, xn इक्वल टू 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 1/n फैक्टोरियल। तो इस प्रकार का सीक्वेंस हम लोग प्रूफ किए हैं, तो इसको भी हम लोग कॉसी दिखा सकते हैं, क्योंकि लिमिट लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी एक कौन सा नंबर आएगा, फाइनाइट नंबर आएगा, ये भी एक कॉसी सीक्वेंस है। लिमिट लगा के, यानी जिनका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है वो तो आपके कॉसी सीक्वेंस हो जाएगा, और जिनका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो आपके क्या नहीं होंगे, कॉसी सीक्वेंस नहीं होंगे। जैसे ये वाला है 8/1 प्लस n स्क्वायर, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, 8/1 प्लस कौन सा है n³, तो ये कॉसी सीक्वेंस है कि नहीं, लगा दो लिमिट, ये 0 हो जाएगा, 8 आएगा, 8 क्या है आपके फाइनाइट, तो ये कॉसी सीक्वेंस है। दूसरा इसके बाद है 1 प्लस -1 की पावर n, तो ये ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस है। ऑक्सीलेटरी कैसे, n इक्वल टू 1 रखोगे तो हाफ आएगा, 1 2 रखोगे तो 1 -1 अपॉन n इक्वल टू 1, 0 फिर 0 3/2, ये भी ऑक्सीलेट करेगा आपके पॉजिटिव नेगेटिव। और जो सीक्वेंस ऑक्सीलेट करते हैं वो क्या नहीं होते, कन्वर्जेंट नहीं होते, तो कन्वर्जेंट नहीं है तो कॉसी सीक्वेंस भी वो आपके नहीं होंगे। ठीक है, एक सीक्वेंस है n², क्या ये कॉसी सीक्वेंस है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि लिमिट इसका ये कन्वर्जेंट नहीं है। लिमिट लगाएंगे अपन n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, अगर हम लोग लिमिट लगाते हैं इस पर, क्या लगाते हैं, n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट लिमिट लगाते हैं इस पर, तो ये भी क्या आ जाता है, इन्फाइनाइट, नॉट कन्वर्जेंट देन नॉट कॉसी, क्योंकि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस आपके क्या होता है, कॉसी होता है। तो एवरी कॉसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, इफ देन नॉट कन्वर्जेंट देन नॉट कॉसी। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन कल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम क्या है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सैंडविच थ्योरम आने वाले लेक्चर में। इसके कुछ क्वेश्चंस और भी है कि कन्वर्जेंट है, बाई एन कन्वर्जेंट है, तो उनका डिफरेंस भी कन्वर्जेंट होगा। ये हालांकि एक्सन एक परिबद्ध अनुक्रम है, बाई एन अनुक्रम 0 को विस्तृत होती है, तो एक्सन इंटू बाई एन भी 0 को विस्तृत होगी। कॉसी अनुक्रम की डेफिनेशन दीजिए। तो ये जो अपन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे वो अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन की जो थ्योरम है वो है सैंडविच थ्योरम। और सैंडविच थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से देखो कि सैंडविच में एक्स एन, वाई एन और यू एन 3 सीक्वेंस होते हैं। सैंडविच का मतलब है एक दो तरफ से ढका हुआ, इधर से भी ढका हुआ एक सीक्वेंस और इधर से भी ढका हुआ, 3 सीक्वेंस है। और यहाँ पे यू एन इस प्रकार है कि यू एन बाई एन से छोटा या बराबर है और एक्स एन से बड़ा बराबर। 3 सीक्वेंस थे। यू एन की जो प्रत्येक टर्म है बाई एन से छोटी या बराबर है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन के कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इसके लिए ये वाली छोटी या बराबर है। देन हमको ये सिद्ध करना है लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। इनकी जो लिमिट होगी कि एक्स एन जाई पे कन्वर्ज हो रहा है, एक्स एन जाई पे कन्वर्ज होता है और बाई एन भी जाई पे कन्वर्ज होता है, ये आप लोगों को देके चल रहा है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स एन और लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट बाई एन, अगर ये जाई है देन लिमिट एक्स एन टेंडिंग टू यू एन, ये भी आपके क्या होगा, जाई होगा। ये सैंडविच थ्योरम है, कल पढ़ेंगे। पहले तो क्या है, एक्स एन कोमा बाई एन कोमा यू एन, कोई 3
कोई भी 3 सीक्वेंस है और इस प्रकार है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए ये सैंडविच हो गया, सैंडविच हो गया। कैसे? इसलिए इसको सैंडविच थ्योरम कहते हैं। इधर से इससे छोटा है, इधर से इससे बड़ा बराबर है। तो इनकी लिमिट अगर जाई आती है तो खुद सीक्वेंस की लिमिट भी क्या आएगी आपके? जाई आएगी। खुद सीक्वेंस की लिमिट भी क्या आएगी आपके? जाई आएगी। ये सैंडविच थ्योरम है। फिर इससे आगे वाली थ्योरम है कि एक सीक्वेंस इस प्रकार है कि उसकी प्रत्येक टर्म जो है एक दूसरे सीक्वेंस की प्रत्येक टर्म से छोटी या बराबर है, तो उनकी लिमिट भी क्या होगी? छोटी या बराबर है। वो भी आपके सैंडविच थ्योरम से ही आएगा। फिर आपके थ्योरम है कॉसीज फर्स्ट प्रिंसिपल थ्योरम। कॉसीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट के एक्स एन की लिमिट अगर 0 आ रही है, ये थ्योरम ये है कि एक्स एन की लिमिट अगर 0 आ रही है, लिमिट एक्स एन टू जाई आ रही है, तो उनकी जो माध्य से बन रहा है, अगर कोई एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पे एक्स एन की लिमिट क्या है? जाई है, तो उनका जो माध्य निकालते हैं अपन एन टर्म्स का सम अपॉन एन, उस पर लिमिट लगाओगे तो वो भी क्या होगा? जाई। तो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम आ रही है आगे, कॉसीज थ्योरम, कॉसीज फर्स्ट थ्योरम, कॉसी सेकंड थ्योरम, कॉसी ऐसे। तो ये थ्योरम्स अपन करेंगे आने वाले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।